हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 24 नवंबर 2022। तो इस लेक्चर में हम लोग कल का भी और आज का दोनों लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। कल प्रोवाइड नहीं करा पाए थे, तो आज दोनों 20 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अंत तक बने रहिए, लास्ट तक रहिए और नोट डाउन करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ मैं एडिट करना भूल गई। 23 एंड 24, 23 ही है और 24 का नीचे मतलब 20 क्वेश्चन है, तो मैं इसको एडिट करके भेज दूँगी। वैसे 20 क्वेश्चन है, तो आज के और कल के दोनों के हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, किसे जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है खालिद जावेद। इनका नाम है खालिद जावेद। तो खालिद जावेद को एक उपन्यास है, उसी उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया गया। उसका नाम है नेमत खाना। क्या नाम है उसका? नेमत खाना। ये एक अंग्रेजी उपन्यास है, उसी का इन्होंने उर्दू में अनुवाद किया था। उर्दू में ट्रांसलेट किया था उस इंग्लिश उपन्यास का। उसका नाम था द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड, इसी का इन्होंने उर्दू में अनुवाद किया था, नेमत खाना। इसी के लिए इनको खालिद जावेद को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता कर रहा है? तो कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। वर्तमान में देखा, ये इसका मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को बढ़ावा देने वाला ये क्या है? एक संगठन है। ठीक है, तो 2022-23 की जो अध्यक्षता करने वाला है GPAI की, वो करने वाला है भारत। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसका फ्रांस है। वर्तमान में फ्रांस। और इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2020 में हुआ था। शुभारंभ कब हुआ था? 2020 में। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक रोग है? तो ये आपका मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से इसको कवर किया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा जूनोटिक रोग है और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानेंगे। तो इसमें बताना है कि कौन सा जूनोटिक रोग है। ठीक है, ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, साल्मोनेलोसिस, ब्रुसिलोसिस, अफ्रीकी स्वाइन बुखार और येलो फीवर। तो यहाँ पर गाइज ये भी आपका जूनोटिक रोग है। साल्मोनेलोसिस ये भी आपका जूनोटिक रोग है। ब्रुसिलोसिस ये भी जूनोटिक रोग है। अफ्रीकी स्वाइन बुखार जो है, फीवर जो है, ये आपका जूनोटिक रोग नहीं है, येलो फीवर। तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3, 5, ये ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। 1, 2, 3, 5। अगर हम बात करें जूनोटिक रोग क्या होता है, जूनोसिस रोग क्या होता है, तो ऐसा रोग जो पशु के माध्यम से, कोई ऐसा रोग है जो पशु के माध्यम से मनुष्य में फैलते हैं। पशु के माध्यम से किस में फैलते हैं? मनुष्य में फैलते हैं। उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहा जाता है। और जूनोटिक जो संक्रमण है, ये प्रकृति या मनुष्यों में जानवर के अलावा देखा जाए तो बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है। HIV एड्स हो गया, इबोला, मलेरिया, रेबीज और वर्तमान में जो कोविड-19 था, कोविड-19 जो चल रहा था, वो जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले ये सारे रोग हैं। और 6 जुलाई को, कब? 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस भी मनाते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस भी मनाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट डे है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ये जो विश्व जूनोसिस, इसमें 6 जुलाई को क्या हुआ था? 6 जुलाई 1885 को जो फ्रांसीसी जीवविज्ञानी थे लुई पाश्चर, कौन थे? लुई पाश्चर, इन्होंने जूनोटिक बीमारी जो रेबीज़ के खिलाफ पहला टीका विकसित किया था। इसीलिए 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस भी मनाते हैं। तो ये सारे फैक्ट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं मत्स्य दिवस? 21 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 नवंबर को मनाते हैं। 21 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? 21 नवंबर 1997 में एक्चुअली क्या हुआ था? वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशरीज की स्थापना हुई थी। इसीलिए 21 नवंबर को हर साल क्या करते हैं? विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि सुरक्षित और स्थायी
रूप से, सुरक्षित तरीके से और स्थायी रूप से क्या करना, मछली पालन को बढ़ावा देना। और ये कहाँ पर मनाया गया है, तो दमन में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली पालन से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 17 का परीक्षण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आप स्टार बना लीजिए। तो किसने किया है, नॉर्थ कोरिया ने किया। वासोंग 17 मिसाइल का परीक्षण अभी किसने किया है, उत्तर कोरिया ने किया है। ये जो उत्तर कोरिया ने ये मिसाइल का परीक्षण किया है, ये मिसाइल जो है, एक मिनट गाइस, ये जो मिसाइल है ये जैसा कि इसको कहा गया है नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसका मतलब ये क्या है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक करने वाली ये मिसाइल होती है। क्लियर। तो इसने अभी क्या किया है, नॉर्थ कोरिया ने वासोंग 17 इसको बोलते हैं ICBM शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका इन्होंने परीक्षण किया। क्लियर हो गया होगा। ये जो उत्तर कोरिया की देखा जाए तो अभी तक की सबसे बड़ी मिसाइल है और दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल तरल ईंधन वाली क्या है, ICBM है। उत्तर कोरिया का जो पहला ICBM है, इसके विपरीत वासोंग 17 को क्या किया गया है, 11XL किससे, 11XL वाले एक ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर वाहन से सीधे लॉन्च किया गया है। इसको किससे लॉन्च किया गया है, 11XL वाले ट्रांसपोर्टेबल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया गया है। मतलब ये जो लॉन्चर है ये कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है और इसकी क्षमता जो है 15,000 किलोमीटर की इसकी क्षमता है और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये क्या है, सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा क्या किया है, पेश किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा मतलब ऑडिटिंग इसका हाथी मृत्यु का किसने पेश किया, तो तमिलनाडु राज्य ने किया है। तमिलनाडु का जो वन विभाग है इसने राज्य में हाथियों की जो मौत की रिकॉर्डिंग है और उसकी निगरानी है उसके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए इसने क्या किया, एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ढांचा क्या करेगा, पारदर्शिता में सुधार करेगा, परिणामों का आकलन करने में जितने भी हितधारक होंगे उनकी सहायता करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ के जो CM है के स्टालिन है, MK स्टालिन। यहाँ की राजधानी जो है तमिलनाडु की चेन्नई है और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है RN रवि। तो इतना आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका मैंने चर्चा में था तो मैंने इसको भी न्यूज़पेपर से द हिंदू न्यूज़पेपर से कवर किया है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से यहाँ पे पूछा है PM किसान योजना के बारे में हमें देखना है, स्टेटमेंट कुछ दिया गया है और इसमें से हमें बताना है कि देख लेते हैं क्या बताना है इसमें से। एक मिनट, दिए गए कथनों में से कौन से गलत हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो गलत दिए गए हैं, उसी को हमें क्या करना है, देखना है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित यह एक केंद्रीय क्षेत्र की क्या है, योजना है। तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम राइट है। यह योजना 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। यह योजना कह रहा है 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। दिस इज इनकरेक्ट। ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है, सही नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, लाभार्थियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि प्राप्त होती है जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT मोड के माध्यम से बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाना है। तो ये भी आपका क्या है, 6,000 तो दिया जाता है लेकिन एक मुश्त नहीं दिया जाता है, इवन 2,000 करके इसको दिया जाता है 3 टाइम्स में। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन से कथन गलत हैं, तो यहाँ पे 2 कथन गलत हैं। यहाँ पर 2 कथन गलत हैं, यानी दूसरा और तीसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट खाली यहाँ पे सही है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो इसमें सरकार ने अभी ये क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि इसमें सरकार ने 2 काम को अनिवार्य कर दिया। क्या अनिवार्य कर दिया कि जो मतलब इसमें ये कहा गया कि eKYC और भूमि रिकॉर्ड्स के वेरिफिकेशन की बात की गई। मतलब कि PM किसान योजना से अगर जुड़ा रहना है तो इसके लिए
KYC को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। यानी किसान को अपना बैंक खाता और आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। इसके लिए ई मित्र केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर मदद ले सकते हैं, और चाहे तो किसान घर बैठे भी KYC कर सकते हैं। इसके लिए स्मार्टफोन का होना जरूरी। तो ये इसलिए ये चर्चा में आया और मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दिया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। और इस योजना में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 बार में 2-2 हज़ार की किस्त देनी है, हर 4 महीने में यह किस्त जारी होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो आज का थंबनेल था हनी ट्रैप के बारे में, तो हनी ट्रैप होता क्या है ये मैं बता देती हूँ। तो हनी ट्रैप एक्चुअली होता क्या है, जासूसी का एक तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं, खुफिया जानकारी इस्तेमाल करने के लिए हनी ट्रैप का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करती हैं, जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, और इनका यूज़ करके जो कोई शख्स है उससे कोई सीक्रेट है वो उगलवाए जाते हैं। तो फ़ोटो के जरिए, वीडियो के माध्यम से या फिर मैसेजेस के जरिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें अक्सर देखा जाए तो लड़कियां टारगेट शख्स को अपने मतलब क्या कहते हैं, सुंदरता के जाल में फंसा करके उनसे किसी खास मुद्दे पर खुफिया जानकारी हासिल कर लेती हैं। तो यही हनी ट्रैप होता है, जिसके बारे में जो थंबनेल है वो तो इस समय बहुत ही ज़्यादा ये फैला हुआ है, इसलिए मैंने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ पर एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? श्री गंगानगर राजस्थान में है। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारी दक्षिण पश्चिम कमान है, मतलब कि जो भारतीय सेना है उसकी जो दक्षिण पश्चिम कमान है, दक्षिण पश्चिम कमान, इसी के द्वारा ये क्या किया गया है। और इसमें ये जमीनी और हवाई अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। तो ये जो घर है इसका मतलब है गो होम एंड रीयूनाइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनकी डिजिटल ट्रैकिंग की जाए और उनकी निगरानी करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2022 को किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला? विनीत कुमार ने संभाला है। किसने संभाला? विनीत कुमार ने KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO का पदभार संभाला है। अगर हम KVIC की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 एक्ट के तहत हुई थी। 1956 एक्ट के तहत हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? MSME के द्वारा हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में कितने % की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो कितने % की? 10% की। कितने % की? 10% की क्या की गई है? प्रतिबद्धता की गई है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, आत्महत्या से जो मृत्यु के मामले हैं उसको हम 10% तक ले आएंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये किसके द्वारा ये रिकॉर्ड तैयार किया गया? जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, उन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया है। इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए अगले 5 वर्षों में हर जिले में क्या किया जाएगा? मनोरोग की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? मनोरोग की स्थापना की जाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा। और क्या होगा कि आने वाले 8 वर्षों में, आगामी 8 वर्षों में क्या किया जाएगा? ये हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल होगा। मानसिक स्वास्थ्य को हर पाठ्यक्रम में क्या किया जाएगा? 8 वर्षों में शामिल किया जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वें नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा में किया है। ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा में है। यहीं पर क्या किया है, जो यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन का उद्घाटन किया है।
इसमें जो 22 अफ्रीकी देश के जो क्षेत्र हैं 22 अफ्रीकी देश के जो छात्र हैं वो भाग लेने आए। तो ये ध्यान रखना, कहाँ हुआ उद्घाटन, ऐसा क्वेश्चन, मतलब उद्घाटन कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा में। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कुल प्रजनन दर का सटीक वर्णन करता है? तो कुल प्रजनन दर का जो सटीक वर्णन करता है, यह प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या है। यह प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष लाचित दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रतिवर्ष लाचित दिवस जो मनाया जाता है 24 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर को क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल चलिए समझते हैं। क्या हुआ था, 1671 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सराय घाटी का युद्ध। 1671 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सराय घाटी का युद्ध। और ये सराय घाटी का युद्ध जो हुआ था, अहोम यानी असम को पहले अहोम बोला जाता था। अहोम और किसके बीच, मुगलों के बीच हुआ था। अहोम और मुगलों के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अहोम जो थे ये जीत गए थे। और ये जो सराय घाटी का युद्ध हुआ था ये गुवाहाटी में लड़ा गया था। गुवाहाटी में लड़ा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी में लड़ा गया था, जिसमें विजयी जो हुए थे अहोम हुए थे। और इसमें जो अहोम की तरफ से जो सेनापति थे, अहोम के जो सेनापति थे उस टाइम जो इस युद्ध में लड़े थे, उनका नाम था लचित बोरफुकन उनका नाम था, लचित बोरफुकन नाम था। ठीक है, तो इनका क्या है, 24 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए ये प्रतिवर्ष लाचित दिवस मनाते हैं। इन्हीं के सम्मान में 1992 का क्या किया जाता है, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का सर्वश्रेष्ठ कैडर का पदक है वो भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? तो चलिए देख लेते हैं किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो जिसे सम्मानित किया गया है उनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। किसे सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है। और इसे कई श्रेणियों में दिया गया। ये मतलब भारतीय हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हो सकता है कि 4 नाम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए इसमें से कौन सा सम्मानित नहीं किया गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो जो यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 की क्या की गई है, घोषणा की गई है। इसमें जो पहली श्रेणी है वो इनको जो पूर्णिमा देवी वर्मन को दी गई है, ये किस श्रेणी में दी गई है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी में पूर्णिमा देवी वर्मन को क्या किया गया है, ये भारतीय हैं जिन्हें ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यूएनईपी के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें दूसरी कैटेगरी जो है वो है इंस्पिरेशन, यहाँ लिख दे रही हूँ, इंस्पिरेशन, यहाँ पे ई पर पॉइंट होगा, एंड एक्शन कैटेगरी में जिसे दिया गया है उनका नाम है आर्सन सील। क्या नाम है? आर्सन सील। ये कहाँ के हैं? लेबनान के हैं आर्सन सील, इनको दिया गया है। ये स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए देश के राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन की नींव इन्होंने रखी थी। और थर्ड कैटेगरी है साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी है, साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी। इस श्रेणी में किसको दिया गया है? सर पार्थ दास गुप्ता को दिया गया है, दास गुप्ता को। ये कहाँ के हैं? यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। तो ये सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा की गई है यूएनईपी की, इसमें ये जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन है इनको सम्मानित किया गया। और ये एक जीव विज्ञानी है जिन्होंने ग्रेटर
एडजुटेंट स्टार्क सारस पक्षी, जो सारस पक्षी होता है उसको विलुप्त होने से बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। और यहाँ की महिलाएं क्या करती हैं, वस्त्रों पर पक्षी के चित्र उकेर कर उन्हें बेचती हैं, जिससे उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता तो मिलती ही है, साथ ही उस प्रजाति के बारे में जागरूकता फैलाने में भी मदद मिलती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अरिट्टापट्टी जैव विरासत स्थल घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने की है? तमिलनाडु ने की है। तो ये जो है जैव विविधता एक्ट 2002 के तहत ये घोषणा की गई है। जैव विविधता एक्ट 2002 के तहत ये घोषणा की गई है। तो ये तमिलनाडु का पहला अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल है। टोटल भारत में कितने हो चुके हैं? 35वां यही है, अरिट्टापट्टी है, और तमिलनाडु का ये पहला है, भारत का 35वां है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? तो किसने जीती है? आर्मी रेड ने जीती है। किसने जीती है? आर्मी रेड ने जीती है। टोटल चार ने भाग लिया था, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। तो आर्मी रेड और आर्मी ग्रीन के बीच हुआ फाइनल मैच, आर्मी रेड और आर्मी ग्रीन के बीच हुआ, जिसमें विजेता आर्मी रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में किस देश में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें तो ये दक्षिण कोरिया के कहाँ पर हुआ? बुसान में। दक्षिण कोरिया के बुसान में 10वां फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। और इसमें जो पहली फिल्म दिखाई गई है वो कौन सी फिल्म दिखाई गई है? पद्मावत दिखाई गई है। और पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो कामेंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को क्या किया गया है? अरुणाचल प्रदेश को समर्पित किया है। और ये कामेंग जल विद्युत स्टेशन जो है ये 600 मेगावाट की है, जिसको किसके द्वारा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नीपको का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के द्वारा ये विकसित की गई है, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। और ये 80 किलोमीटर से अधिक में फैली इस परियोजना को 8200 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया गया है? विकसित किया गया है। और ये परियोजना जो है रन ऑफ द रिवर योजना कामेंग नदी की जो सहायक नदियां हैं, ये कामेंग नदी की 2 सहायक नदी हैं। एक नदी है बिचोम नदी और एक नदी का नाम है टेंगा नदी। तो ये कामेंग नदी की 2 सहायक नदियों बिचोम और टेंगा नदियों के प्रवाह का क्या करती हैं? उपयोग करती हैं। और इसमें 2 बांध हैं, बिचोम और टेंगा, और प्रत्येक वर्ष 3,353 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने के लिए प्रत्येक 150 मेगावाट की इसमें क्या है? 4 इकाइयाँ लगी हुई हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। रन ऑफ द रिवर का मतलब क्या है? जब क्या किया जाता है, नदी के पानी को रोक करके कोई परियोजना स्टार्ट करते हैं, उसी को रन ऑफ द रिवर कहते हैं। तो यहाँ पे कामेंग की 2 सहायक नदियाँ बिचोंग और टेंगा का क्या किया गया है? यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि 150 की 4 यूनिट लगी है, 600 इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नवंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच नसीम अल बह 2022 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है? तो अल लगा है इसीलिए क्या हो जाएगा? ओमान। भारत और ओमान के बीच ये स्टार्ट हुआ। और ये किस नंबर का है? 13वें नंबर का है। भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ है? तो भारत की तरफ से यहाँ पर जो शामिल हुआ है वो है फ्रिगेट त्रिकंद शामिल हुआ है, और एक गश्ती जहाज सुमित्रा ने इसमें क्या किया है?
भाग लिया भारत की तरफ से। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1993 से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फटाफट कल का रिवीजन करते हैं। मतलब 22 तारीख का किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की? ब्रिटेन। तुंग नदी किस राज्य से होकर बहती है? कर्नाटका। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाते हैं। निकोबारी होदी शिल्प के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया अंडमान निकोबार द्वीप में। कौन सा कथन स्वास्थ्यिक पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो भारत के वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचार के लिए CSIR निस्सिपर की एक पहल है। और 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जम्मू। जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 भारत कौन से स्थान पर है? 61वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर अमेरिका है। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया? चिरंजीवी। सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा बिहार में स्थापित की जाएगी। छठी बार ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसको दक्षिण से उत्तर की तरफ व्यवस्थित करना है। 4-3-2-1 हो जाएगा। 4-3-2-1, जिसका यहाँ मैप भी मैंने लगाया था, दिखाया भी था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।